हेलो एंड वेलकम टू स्वर्णकार क्लासेस। मैं हूं करण स्वर्णकार और मैं आज एक नए वीडियो के साथ फिर से वापस आ गया हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। इससे गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे एकेडमिक क्लासेस के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि आप इस कंटेंट में क्या क्या आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया जो ओरिजिनली लिखा गया तो वो कैसे था। फिर देखिए, उसके बाद प्रीएम्बल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है ये बताऊंगा। फिर प्रीएम्बल क्या होता है, फिर ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके बाद इसका पर्पस क्या है हमारे प्रीएम्बल का, उसके बाद प्रीएम्बल का नेचर कैसा है, कैसा हार्ड है, रिस्ट्रिक्टिव है, नहीं है, ये बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि देखिए ये सारे टर्म, जो भी टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारा का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिलेगा। देखिए सारा ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो सारे टर्म्स का, जो जो इंपॉर्टेंट हमारे प्रीएम्बल में जो जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, स्टेट पीसीएस एसएससी या किसी में भी, वो बताऊंगा आपको सारा। फिर मैं बताऊंगा क्या हमारा प्रीएम्बल अमेंड किया जा सकता है, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, और क्या हमारे प्रीएम्बल से रिलेटेड जो भी केसेस थे सारा इस पे बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल था ओरिजिनली, वो देखिए हैंड रिटेन लिखा गया था। ये है ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। देखिए सारा हैंड रिटेन है, सारे डिजाइन भी हैंड रिटेन है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये लिखा गया था, हैंड रिटेन पूरा कैलीग्राफी देखिए कितना ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से लिखा गया है। और जो हमारे बुक्स की स्टार्टिंग में अभी एनसीईआरटी बुक्स में मिलते हैं, ये देखिए इंग्लिश वाले बुक्स में ये सब मिलता है और हिंदी में ये वाला मिलता है। पर ओरिजिनली आप लोग जिनको पता नहीं होगा उनको मैं बता दूं कि ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरा हाथ से लिखा गया था, ये कोई प्रिंटेड नहीं था। ओरिजिनल कॉपी सभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के रखे हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रीएम्बल में साफ साफ क्या लिखा हुआ है। पहले देखिए, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, सबसे पहले हम लोग इसको रीड करते हैं थोड़ा, और उसके बाद जानते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको हम आगे आप लोग को बताएंगे। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, तीन तरह का, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, this date is very important। ये आप लोग डेट बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि दो डेट में हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के कंप्लीट हुआ था और कुछ प्रोविजन संविधान के लागू हुए थे, जैसे कि नागरिकता संबंधी अधिनियम वगैरह। और 26 जनवरी 1950 वो हमारा पूरा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूजन से पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि भारत के लोगों ने ही प्रतिनिधियों द्वारा इस संविधान को बनवाया है और ये हमें ही सौंपा जा रहा है, और ये हम पर किसी और के द्वारा थोपा नहीं गया है, ये हम लोग ने हमारे प्रतिनिधि द्वारा बनाया है। तो चलिए अब मैं आगे आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रीएम्बल होता क्या है। देखिए, प्रीएम्बल क्या है, प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो आइडियल्स और आइडियाज थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे लिखा हुआ है, उसका एक प्रीफेस है। मतलब कि आपका जान लीजिए संक्षेप में उसके बारे में जानकारी है, और ये बताता है प्रीएम्बल कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का दिमाग में कैसा था, क्या था, और वो हमारे भारतीय संविधान को कैसा चाहते थे। तो बस प्रीएम्बल में हमारा यही सब चीज मेंशन्ड है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रीएम्बल आया कहां से। देखिए, जो प्रीएम्बल है ना, ये एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक प्रारूप है। मतलब कि देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ ऐसे प्रोपोजल्स थे, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये कुछ ऐसे प्रोपोजल्स थे जिनके आधार पे ही हमारा प्रीएम्बल बना। देखिए, जो प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे संविधान सभा के सामने, उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद ही ये हमारे संविधान का प्रीएम्बल बना। तो चलिए मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि हमारे प्रीएम्बल का पर्पस क्या है, यानी हमारे संविधान के जो उद्देश्य का है उसका उद्देश्य क्या है। तो हमारे प्रीएम्बल का दो ही मेन पर्पस है। ये सबसे पहले बताता है कि हमारा संविधान सर्वोच्च है। हमारे भारत में संविधान की सर्वोच्चता को माना गया है, संविधान के ऊपर किसी को नहीं माना गया है, चाहे भी कोई भी लॉ हो, कोई भी अथॉरिटी हो, लेकिन हमारा संविधान सर्वोपरि है। और दूसरा ये बताता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो कैसे भारत के कल्पना करते थे और कैसे भारत के निर्माण की उन्होंने ढांचा रखा है। तो ये इस संविधान के प्रीएम्बल से हम लोग को पता चलता है। तो चलिए मैं आप लोग को आगे बताता कि हमारा प्रीएम्बल का नेचर कैसा है, मतलब कि हमारा प्रीएम्बल क्या कोई पावर का सोर्स है या प्रीएम्बल कैसे लॉफुल है। तो देखिए, हमारा जो प्रीएम्बल है ये हमारे सरकार को, भारत सरकार जो भी होती है, उसको कोई भी लिमिटेशन नहीं करता पावर में, मतलब उसके कुछ पावर्स को कम भी नहीं करता, ना ही उसको कोई पावर अलग से देता है। जो भी संविधान में लिखा गया है उनके पास वही शक्तियां है, और हमारे प्रीएम्बल से ना ही उनको कोई शक्तियां मिलती है, ना ही उनके कुछ पावर को कम किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये दूसरा वाला, देखिए संविधान के जो हमारी उद्देश्य का यानी प्रीएम्बल में जो भी लिखा गया है, और आगे कोई आर्टिकल में, मतलब हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल में अगर कोई चीज लिखा गया है
अगर दोनों में कभी भी आप लोग को अगर कंफ्लिक्ट का सामना करना पड़े, मतलब कि दोनों कुछ अलग एक ही चीज के बारे में दो अलग अलग डिफिनेशन देता हो, तो हमेशा हमारे आर्टिकल्स को माना जाएगा। प्रियम्बल को लॉफुली कोई बाइंडिंग नहीं किया जाएगा, मतलब प्रियम्बल में जो लिखा गया दूसरे आर्टिकल में लिखा गया, अगर दोनों चीज में कोई सेम चीज के बारे में लिखा गया और उसका अगर कुछ अलग मीनिंग निकलता है प्रियम्बल के थ्रू, तो प्रियम्बल वाला मीनिंग नहीं मान के हम लोग एक्चुअली वो आर्टिकल को वैल्यू देंगे। तो ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है कि क्या प्रियम्बल और आर्टिकल में कंफ्लिक्ट होने पे किसको वैल्यू दिया जाता है, तो हमेशा आर्टिकल्स को वैल्यू दिया जाता है। देखिए प्रियम्बल का काम क्या है कि अगर कोई आर्टिकल ऐसा है जिसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम लोग प्रियम्बल का हेल्प लेके हमारी सुप्रीम कोर्ट उस आर्टिकल को इंटरप्रेट कर सकती है, पर इसका कोई लीगली या लॉफुल बाइंडिंग नहीं है। अब देखिए प्रियम्बल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये सारे टर्म्स को मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहला हमारा प्रियम्बल स्टार्ट हो तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या बताता है, ये क्या दर्शाता है कि हम भारत के लोग, मतलब ये जो हमारा संविधान बनाया गया है ये भारत के लोगों के द्वारा, अपने प्रतिनिधि जो चुने गए थे उनके द्वारा बनाया गया है, ना कि कोई दूसरे देश की सरकार या दूसरे देश के राजा ने हम पे थोपा है। तो ये हम लोग को सबसे पहले जानना चाहिए कि ये जो संविधान बना है ये हमारे द्वारा या हमारे लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, तो ये हमारा है। अब देखिए सबसे पहला हम जानेंगे सोवरिन। सोवरिन यानी संप्रभु। संप्रभु यानी कि देखिए भारत एक संप्रभु राज्य है, मतलब राज्य मतलब एक्चुअली स्टेट का डिफिनेशन आर्टिकल 12 के तहत बहुत अलग होता है, जो कि हम लोग स्टेट मतलब एक राज्य सोचते हैं कि भारत में 28 राज्य, पर स्टेट का डिफिनेशन बहुत अलग होता है। स्टेट में हमारे राज्य, हमारे पूरे भारत, हमारे भारत सरकार, ये सब इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो भारत एक संप्रभु देश है, मतलब संप्रभु देश मतलब क्या हुआ कि हमारे भारत के जो भी सरकार है या भारत के लोग ये खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो आंतरिक यानी इंटरनल डिसीजन हो चाहे एक्सटर्नल डिसीजन हो। हमारे ऊपर किसी भी देश या किसी भी संगठन का कोई ऐसा लीगल बाइंडिंग नहीं है कि उसके लॉस हम लोग को फॉलो करने ही चाहिए। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि भारत एक संप्रभु राज्य है और हम लोग अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, और हम लोग किसी भी फॉरेन कंट्री से या फॉरेन अथॉरिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने डिसीजन के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा टर्म देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी समाजवादी। देखिए हम लोग क्या एक सेंटेंस सुने बचपन से कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मतलब हम लोग सामाजिक प्राणी है। तो हम लोग जो भी चीज कमाते हैं, जो भी चीज खोते हैं, जो भी चीज करते हैं समाज में रह के करते हैं। तो देखिए हम लोग समाज से कितना भी अर्न कर ले या समाज में कितने भी आगे बढ़ जाए, हम लोग को ये भी ध्यान रखना होता है कि समाज में एक समानता का भाव हो। समानता का भाव यानी अगर किसी के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है तो सरकार उससे टैक्स लेके अब गरीबों के पास पहुंचाती है और भी बहुत सारे उत्थान कार्य करती है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि सोशलिस्ट यानी समाजवादी। समाजवादी यानी हम लोग जो भी वेल्थ एक सोसाइटी इकट्ठा करता है वो सब में समानता से मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी के पास एक वेल्थ का इकट्ठा हो जाए। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन संविधान के में संशोधन के द्वारा सरकार ने वो राइट हटा दिया, क्योंकि उससे क्या होता था कि बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े जमींदार थे जो बहुत सारा लैंड हड़प के बैठे हुए थे, लेकिन उनको बाद में छोटे छोटे किसानों में भी बांटा गया। तो इससे क्या होता है कि जो समाज का वेल्थ है, जो समाज का संपत्ति है, वो समाज में वितरण होता है अच्छे से, और इसका जिम्मेदारी सरकार का है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करे, मतलब समान वितरण करे। तीसरा सेक्युलर। सेक्युलर यानी होता है पंथ निरपेक्ष। देखिए हमारा धर्म कोई भी हो, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, कुछ भी धर्म हो, पर मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और किसी के मदद से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे भारत में किसी भी धर्म को एक अव्वल दर्जा नहीं दिया गया है, सब धर्म को बराबर माना गया है, और धर्म को हमारे जो भी सिटीजन है उनका एक प्राइवेट अफेयर माना गया। प्राइवेट अफेयर मतलब वो उस धर्म के लिए जो भी कुछ करना चाहे उनका वो खुद का विल पे डिपेंड होगा, उनका खुद का इच्छा पे डिपेंड होगा। उस पे भारत सरकार या भारत की कोई भी अथॉरिटी उन लोगों को कुछ फोर्स नहीं करेगी। तो सारे धर्मों को भारत में बराबर माना गया है और भारत का कोई अपना कोई धर्म नहीं है और ये सब धर्मों को बराबर वैल्यू देता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए चौथा नंबर पे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक। मतलब देखिए आपने अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने क्लास 9 या 10 में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सरकार को हम लोग खुद चुनते हैं, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन से खुद चुनते हैं, और जो सरकार हमारी होती है वो पूरी तरह से उसके जनता के लिए उत्तरदायी होती है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट हम लोग चुनते हैं, ठीक है। देखिए रिपब्लिक। रिपब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। रिपब्लिक यानी इंडिया का जो सर्वोच्च हेड है, जो कि हमारे देश में प्रेसिडेंट का पद है, जो वो भी इलेक्टेड होगा। जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो भी हमारे द्वारा इलेक्टेड होता है, जबकि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, क्योंकि हम लोग राज्यसभा में जो लोग रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं और लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो वो भी हम लोग द्वारा इलेक्टेड है बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, जो कि एक रिपब्लिक का पहचान होता है, ठीक है। देखिए जस्टिस। जस्टिस यानी न्याय। हमारे संविधान के उद्देश्य का यानी प्रियम्बल में 3 न्याय के बारे में बात किया गया।
तीन न्याय कौन कौन से है? जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, मतलब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये तीन न्यायों का बात किया गया हमारे संविधान के प्रियम्बल में। तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे प्रियम्बल में कितने न्याय बताया गया है। तो हमारे प्रियम्बल में तीन न्याय बताया गया है, जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इससे क्या होता है कि मतलब जो भी हमारे सिटीजन है, जो भी हमारे नागरिक है, उनको कास्ट, रिलीजियन या जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े, और सरकार जो है वो उन सब के लिए उत्थान के लिए कार्य करे। ठीक है, देखिए लिबर्टी एंड स्वतंत्रता। देखिए हम लोग संविधान के प्रेम्बल में देखा कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब हमारे जो भारत के नागरिक है उनको इन सब चीजों की आजादी है। तो हमारे संविधान की उद्देशिका में 5 आप लोगों को लिबर्टी दिया गया है। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना हो, क्योंकि एग्जाम से बहुत बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि हम लोग को संविधान के प्रेम्बल में कितने लिबर्टी का बात किया गया है। लिबर्टी एंड स्वतंत्रता मतलब आप लोग कुछ सोचने की, कुछ मानने की, कुछ भी करने की आजादी है, हाँ, पर उनमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जो कि आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इक्वलिटी समानता। इक्वलिटी मतलब क्या होता है? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कि कानून के सामने सब बराबर है, कानून के समकक्ष सब बराबर है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं। इसीलिए संविधान की सर्वोच्चता माना गया है, क्योंकि हमारे संविधान में जो भी नियम कानून लिखे हुए हैं उनको सबको फॉलो करना है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो या देश का सबसे गरीब इंसान हो, सबको फॉलो करना है। संविधान से ऊपर या कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं है। और जो भी हमारे जो सोशल इनइक्वालिटीज पहले एग्जिस्ट करते थे उनको हटाने के लिए सरकार से जो काम बन पड़े वो करेगी, और ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है। फ्रेटर्निटी यानी भ्रातृत्व यानी भाईचारा। देखिए हम लोग जितने भी अलग अलग कास्ट, रिलीजियन, क्रीड कुछ के भी हो, लेकिन हम लोग को भाईचारा के साथ रहना है। भाईचारा मतलब हमारे जो भी लोग हमारे भारत के नागरिक हैं उनको हमारे भाई या बहन या ऐसे रूप में मानना है कि जैसे वो हमारे अपने ही हो, अपने घर वाले हो, ना ही ये कि ये दूसरे कास्ट का है, ये दूसरे रिलीजन का है। तो ठीक है, हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना है कि हमारे भारत देश में जितने भी नागरिक है वो सिर्फ भारतीय है, ना ही वो हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी है। तो ये चीज हुआ संविधान की इंपॉर्टेंट टर्म्स हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अब मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि हमारा प्रियम्बल जो है ये क्या हमारे संविधान का पार्ट है। तो देखिए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जब गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस हुआ था 1950 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है, और ये देखिए इसके ऊपर हम लोग कुछ डिसीजन नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके बेसिस पे कुछ भी लिखा हुआ है उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते, ना ही इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे सकती है। उसके बाद बेरीबारी केस 1960 वाला बहुत फेमस केस है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसमें कहा गया कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। देखिए मतलब जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका जो दिमाग में उन लोग को जो था भारत के लिए एक मतलब धारणा था, उसके बारे में जानकारी देता है हमारा प्रियम्बल। लेकिन ये कोई भी हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। मतलब कि ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उनके द्वारा इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता लोगों पे, इसके तहत कुछ डिसीजन नहीं ली जा सकता। उसके बाद आया एक लैंडमार्क केस, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल 1973। 24 अप्रैल 1973 को इसका जब आपका रिजल्ट आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे जो पहले ओपिनियन थे, हमारा जो पहले धारणा था कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, वो गलत है, और प्रियम्बल भी हमारे संविधान का पार्ट है। ये बहुत लैंडमार्क डिसीजन है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस आया। LIC ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि हाँ प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है। तो अगर हम लोग को प्रियम्बल संविधान का पार्ट है तो क्या हम लोग इसको भी संशोधित कर सकते हैं? तो आगे मैं आप लोग को वही बताने जा रहा हूँ कि क्या प्रियम्बल एमेंडेबल है, क्या मतलब प्रियम्बल को हम लोग संशोधित कर सकते हैं। तो देखिए जब प्रियम्बल को माना जाता था कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तब उसको हम लोग सोच रहे थे कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको अमेंड कैसे कर सकते हैं। लेकिन 24 अप्रैल 1973 को जब केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया, तब हम लोग को पता चला कि हाँ प्रियम्बल भी हमारे संविधान का पार्ट है। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे कि आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान का कोई भी पार्ट को सरकार अमेंड कर सकती है, बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ते हुए, वैसे ही हमारे प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकती है हमारी सरकार उसी पावर के तहत। एक ही शर्त है कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका डिफिनेशन ना ही हमारे संविधान में है ना ही सुप्रीम कोर्ट देती है, लेकिन उसमें जो भी जरूरी तत्व आते हैं हमारे संविधान के, अगर वो है उसको छोड़ के हमारे प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है आराम से। और इसका हम लोग को प्रूफ यहीं पे मिलता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे संविधान के प्रियम्बल में 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, यानी समाजवादी, पंथ निष्पक्षता और अखंडता। ये तीनों शब्द हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़े गए। ये एग्जाम्स में बहुत बार अथाबार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना होगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं प्रियम्बल को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया होगा और आप लोगों को पूरा प्रियम्बल अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ये अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को आगे किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। और आप हमारे प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, उसमें बहुत से जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक से ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। और मैं आप लोग से फिर एक नया वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।